हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज करेंगे प्रश्नोत्तरी आपके कमेंट के हिसाब से। दोस्तों, आपने एक कमेंट किया था कि यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसे आप करवाइए। तो हमने 2005 जून 2005 का प्रश्न पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। आज करेंगे दोस्तों यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट हिंदी का हल प्रश्न पत्र है और दिसंबर 2005 का। आइए आज का पहला प्रश्न आप देखिए जो आपके स्क्रीन पे है, और ये बहुत ही विवादित प्रश्न है। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो रही है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देख रहे हैं प्रश्न। तो ये यहाँ पे लिखा है पतंजलि, ये पतंजलि है, पतंजलि है, पतंजलि भी नहीं कहते, पतंजलि कहते हैं। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे जो है कि प्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो महाभाष्य से। नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। 84 वैश्रवण की वार्ता किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास, नंददास। एक चीज़ और इस प्रश्न में बताना चाहेंगे, कभी कभी आप गूगल करेंगे तो अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग मिलता है तो किसकी पुस्तक में मिलता है? सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया है। और जब आप देखेंगे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, तो यहाँ पे भी जो है कि अपभ्रंश को पथ भ्रष्ट करके ऐसे प्रयोग इन्होंने अपने पुस्तक में किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी आपको ये मिले तो आपको लगे कि मैंने गलत बताया है, लेकिन यहाँ पे आप प्रश्न को बारीकी से देखेंगे तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। महाभाष्य उसी में पतंजलि जी के हैं। आप सभी को पता होगा अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि, और उनसे ही पहले के ये कवि हैं पतंजलि जी। ठीक है, तो ये है। अभी योगा आप करते हैं ना, तो योगा की शुरुआत भी पतंजलि से ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। 84 वैश्रवण की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास, स्वामी गोकुलनाथ। तो 84 वैश्रवण की वार्ता जो पुस्तक है उसके लेखक हैं गोस्वामी और गोकुलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया है? तो 343 में। देख रहे हैं समकक्ष ऑप्शन रखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा उदल की कहानी परमाल रासो आपने पढ़ा होगा, और यह जगनिक की रचना है जिसमें आल्हा खंड का नाम आता है, जो जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ये सारे क्षेत्रों में आल्हा गाया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है, आल्हा जो गाया जाता है वो किस जो है कि ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जानते हैं, तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बीसल देव रासों में गाया जाता है। बीसल देव रासों में गाया जाता है, क्या गाया जाता है? ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब ढंग का बनाया गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि बीसल देव रासों के रचयिता। ठीक है, तो कुछ ऐसा प्रश्न होना चाहिए, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसे आप सही करके नोट कर लीजिएगा। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो जगनिक, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, सारंगधर। तो बीसल देव जो है कि रासों के जो रचनाकार है वो नरपति नाल है। जगनिक का परमाल रासो है। चंद्रबरदाई का जो है कि आप हमें कमेंट में माध्यम से बताइएगा। बीसल देव रासो आपने देख लिया। अब देखिए, एंदुई ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? ठीक है, एंदुई ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसका पूरा नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, तो इस रचना का पूरा नाम है जो है कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखी हुई रचना है तासी की। ठीक है, जिसका दो भाग है। पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में, और दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। यह फ्रेंच भाषा में हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो तासी की यह रचना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार
मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो कौन सा है भाई? ये छोटा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपने जो है कि देखा था, तो ये देखिए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप से पहले भी प्रश्न पूछे गए थे, आपने जून जब 2005 का प्रश्न पत्र किया था तो देखा होगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कैसे एट द जो है कि 6 महीने बाद यूजीसी नेट परीक्षा कराती है, कैसे इसके प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। इसे पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कुछ नकारात्मक दृष्टि का यह प्रश्न है, ठीक है। तो सूरदास, नंददास, कुंभनदास और रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, नूर मोहम्मद की, छित स्वामी की। 9 नंबर का प्रश्न है, तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप आवाज़ से जान पा रहे होंगे थोड़ा सा मौसम चेंज है दोस्तों, तो आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा। नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फिर आई हो खेलन होरी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पद्माकर, मतीराम, घनानंद देव। तो ये आप रीतकाल के कवि को आप देख रहे हैं, तो आप बताइए यह किसकी रचना है? तो यह पद्माकर की रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिऔध, जगदीश माथुर। यह पंक्ति आप बताएंगे, 11 नंबर की है, तो यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सखी वे मुझसे कह कर जाते कहाँ से, यशोधरा से है, कहाँ से है, ठीक है। कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे ताकि आप अपना दिमाग लगाइएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए यह निबंध लिखा हुए है, और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ भी है ना। और चैनल पे मैंने पढ़ा भी दिया है, इसे पूरा पढ़िएगा, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं जिसको हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि बदलते पैटर्न में जब तक आप पूरी रचना नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी लेवल से यूजीसी नेट में फॉर्म करते हैं परीक्षक, ठीक है। तो यह बाल मुकुंद की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी अंतराल। तो ये देख पा रहे होंगे, जो झूठा सच है यह सवाल की रचना है, और यह देश विभाजन पे लिखी हुई रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं, और यह पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? बहुत मज़ेदार प्रश्न, एकदम अंदर से पूछा गया है, ठीक है। राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूस्वामी। आपको बताना चाहेंगे कि स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है, और चंद्रगुप्त का प्रकाशन आप बताइएगा, और स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है। ये तीनों नाटक चैनल पे उपलब्ध है। अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। सॉरी, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो यह स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, ठीक है। और मौका मिले तो ये सारे जो है कि नाटक आप पढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? चीड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो कौन सी ऐसी रचना है जो क्या है? यात्रा वृत्त है, ठीक है। यात्रा वृत्त आप समझ पा रहे होंगे, यह भी हिंदी जगत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो यात्रा वृत्त, चीड़ों पर चांदनी, या भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। पथ के साथी महादेवी वर्मा का है, ठीक है। चीड़ों पर चांदनी जो है यह निर्मल वर्मा की रचना है, और यह यात्रा वृत्तांत है। किसी भी प्रश्न में आपको लगे कि नहीं प्रश्न में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर चौधरी, ज्ञान रंजन। नया ज्ञानोदय किसका है?
तो बताएंगे यह है रविंद्र कालिया का है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, कुलम। तो ये चेन्नई में है, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ, अभिधा जो शब्द शक्तियाँ होती है ना, अभिधा व्यंजना, उनसे पूछा गया प्रश्न है, अभिधा व्यंजना और लक्षणा। तो व्यंजना शक्ति का कार्य है मूल कार्य को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को बताना। अरे तो इसका जो आंसर होगा तो ये होगा मूल अर्थ को व्यक्त करना। तो ये क्या है? व्यंजना है। तो व्यंजना क्या करती है? मूल अर्थ को व्यक्त करती है। आइट देख रहे हैं, पिछले जून में जो प्रश्न आपको जो है कि रिपीट हुआ था, मैंने बताया था जो ये प्रश्न ही एजेक्ट टीजीटी 2021 में आया था। तो विखंडनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो देरिदा, लिविस, फूको, यामा, ग्राम्सी। तो ये जॉन देरिदा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? कॉलरेज, मैथ्यू अर्नाल्ड, टी.एस. इलियट, आई. रिचर्ड। तो ये 20 नंबर का भी प्रश्न आप देखेंगे खूब रिपीट होगा। तो ये टी.एस. इलियट की रचना है निर्वैयक्तिकता। तो ये इलियट का है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम स्थापना और तर्क के प्रश्न। आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रश्न बच्चे तभी सही कर पाते हैं जब या तो उन्होंने साहित्य की पुस्तकें बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, या जो लेखक हैं पाश्चात्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान है, क्योंकि और ये किस क्षेत्र से पूछे जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से। ये 3-4 क्षेत्र है जहाँ से यह प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इनके लिए गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। देखिए आप ये प्रश्न कैसे बन रहा है, जैसे मैंने कहा हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़े हुए कर लेंगे। देखिए, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, बिल्कुल। लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा। हिंदू भारतवर्ष के उत्तर भारत में खासकर हर घर में रामचरितमानस विराजमान है, क्योंकि ये क्या है? ये लोकहित में लिखा है। तुलसी ने स्वांतः सुखाय के लिए लिखा था कि स्वयं के सुख के लिए, लेकिन उनका सुख दुनिया का सुख बन गया। तो कैसा होना चाहिए? लोकहित, सबके हित का काव्य होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाना है, स्थापना है भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। तो भक्तिकालीन की अगर आपने विचारधारा पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए इजी होगा। लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य था। दोनों ए और आर, ए देख रहे, ए और आर दोनों गलत है, मतलब ए और आर गलत है, आर और ए सही है। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही हैं। 21 नंबर के प्रश्न में आप देख पाएंगे, अगर आपने भक्तिकाल को खूब अच्छे से पढ़ा है तो ये प्रश्न आपके लिए क्या होंगे? हलवा होंगे। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, ऐसे ही आप प्रश्नों को कीजिएगा, ध्यान दीजिए। स्थापना है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तर्क है उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता का मूल प्रेरणा वेदना है। जरूरी नहीं है कि कवि पीड़ित होगा तभी लिखेगा, ऐसा संभव है? 22 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा। तो ये जो है कि ये देखेंगे क्या है, तो कविता का मूल प्रेरणा वेदना है। तो आप देखेंगे तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यहाँ तक दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल होगा, क्योंकि कविता का मूल प्रेरणा वेदना है, वेदना भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि निराला की कविता जो है कि उन्होंने लिखा है, वो लिखा है सरोज स्मृति। तो उनके अंदर प्रेरणा थी, वेदना थी पुत्री की, और उसके प्लस समाज में जो भ्रष्टाचार भरे थे और बिना दहेज की बेटी की शादी करने में उनको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने किया था ना बिना दहेज की शादी, खोजा ना उस तरीके से। तो सारी चीज़ को रखा। ज़रूरी नहीं है कि कोई पीड़ित हो तभी कविता लिखे। हो सकता है कि कविता, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ना, चींटी से लेकर हाथी तक, और क्षुद्र से लेके विस्तृत तक, और छोटे से नदी से लेके समुद्र तक, किसी भी लेवल की कविता आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्या होंगे? सही होंगे। ए और आर दोनों सही होंगे।
ऐसे अगर आपको ये स्थापना और तर्क के प्रश्न मैं समझाने में सक्षम हो पा रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत परेशान करते हैं। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु योगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। ये प्रश्न आप बताइए, क्योंकि आपने प्रवृत्तियाँ अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सही सब चीज़ समझ पाए होंगे। देखिए भारतेंदु योगीन कविता हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित थी, ये बात बिल्कुल सही है। उस मंडल के भारतेंदु मंडल के सारे कवियों को देखेंगे तो इस चीज़ को आप खुद ही समझ पाएंगे। लेकिन सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, तो ऐसा नहीं था कि सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन जाके खुद लड़ रहे थे, है ना। थे वो लोग सचेत थे। आप देखेंगे इस युग में कवियों की रचनाएं जब्त कर ली जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि खुल के कोई किसी का विरोध नहीं कर पा रहा था, ठीक। तो लेकिन अलख तो वो जगा रहे थे लोगों को। भारतेंदु को देखेंगे ददरी मेला में उन्होंने जाके कहा स्त्री शिक्षा और बच्चों के छोटे उम्र में शादी ना करना, बड़े होकर शादी करना, सारी चीज़ों को उन्होंने शिक्षा दिया है। बट वो उसी तरीक़ों को स्पष्ट भाषा में उस समय विरोध कोई नहीं कर पा रहा था। तो ये कभी ये कहना गलत होगा कि सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, निष्क्रिय भी थे, ऐसा नहीं है कि सभी थे। इसका मतलब ए सही होगा और आर गलत होगा। देख पा रहे हैं आप। तो ये जो है कि 23 नंबर का प्रश्न है, ए सही आर गलत। ए नंबर सही होगा, ए सही आर गलत। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी समझिएगा, समझते हुए करिएगा। स्थापना है, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। तो आप बताइए, अगर आपने साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये भी आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। देखिए हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी थे, ऐसा संभव नहीं था, पहली बात। तो हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, ये चीज़ें क्या है आप बताइए। कि तो बताइए, तो भावधारा तो है, क्योंकि अलख जगाए, जैसे आप इधर आएंगे ना आगे की कविता, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा, निराला कविता को छंदों से मुक्त किए, तो भावधारा तो थी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। सारे कवि क्या कर रहे थे, जंजाल बंद और इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे थे ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्थापना गलत है, तर्क सही है। ए गलत आर सही है। क्या है, ए गलत और आर सही है। आगे देखिए, स्थापना है, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। बिल्कुल, नारी मन को छूने का काम तो मैथिली शरण गुप्त ने भी किया है, यशोधरा के माध्यम से, उर्मिला के माध्यम से। लेकिन एक पुरुष एक स्त्री के दिल को छू सकता है, लेकिन एक स्त्री स्वयं उस चीज़ को झेल के बाहर निकलती है। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई यहीं पे जो है कि मुंशी प्रेमचंद दलित वर्ग से बाहर निकले, ठाकुर का कुआं उन्होंने लिखा, जातिवाद था, चरम पे था, लेकिन वो स्वयं नहीं भोगे जातिवाद, उन्होंने देखा, महसूस किया, लेकिन व्यक्तिगत तरीके से वो नहीं भोगे। इसलिए वो वहाँ पे देखेंगे दलित चेतना से बाहर कर दिए जाते हैं। जब दलित लेखक आते हैं, अपनी वेदना को लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों के बीच जाती, जैसे एक तुलसीदास है, तुलसीराम है, तो उन्होंने लिखा है मणिकर्णिका। तो ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हो, कभी मौका मिले तो उसे पढ़िए आप, तो लगेगा कि नहीं, जो लोग सिर्फ देख रहे हैं और चीज़ों को लिख दे रहे हैं और जो भोग रहे हैं, उनमें दोनों में अंतर होगा। तो देखिए यहीं पे ये जो है कि थोड़ा सा आएगा समस्या समझने में, ध्यान दीजिए। सॉरी, देखिए नारी चेतना ही प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिका ही कर सकती है। तो आगे देखेंगे, ये रहा आपका स्थापना। अब तर्क देखिए, स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है। ये प्रश्न आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये प्रश्न अब हो सकता है कि आपको न समझ में आए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है। तो ये क्या है, इसे समझिए। ऊपर का तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्थापना। लेकिन देखिए, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। कभी कभी आप किताबों में देखेंगे दोनों अलग दिया होगा, एक को गलत कर देंगे,
ठीक है। लेकिन कभी एग्ज़ाम में आता है तो ये दोनों सही होंगे, ए और आर दोनों सही होंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम मतलब कैसे कैसे जो है कि पत्रों का विकास हुआ है। तो देखेंगे, सबसे पहले बंगदूत है, फिर हिंदी प्रदीप आया है, तब ब्राह्मण आया है, तब हंस आया है। अब ब्राह्मण के जो है कि प्रकाशक कौन थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। और बंगदूत के भी, हिंदी प्रदीप के भी, हंस के प्रेमचंद थे। अब तीनों को आप कमेंट करके हमें बताइएगा। यहाँ दिया था कालक्रम मतलब कब कब इनका प्रकाशन हुआ है। तो सबसे पहले बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम व्यक्त कीजिए। तो ये सब प्रश्न करने के लिए यूजीसी के बहुत टफ प्रश्न माने जाते हैं। तो आप अगर टीजीटी पीजीटी के हैं तो आपके लिए बस ये है कि लेखक और कौन सी रचना कब है, और लेकिन आप यूजीसी नेट देंगे तो इनका डेट भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे एक चीज़ और दो में मिला, ये दो आप काट दीजिए क्योंकि परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है तो पहले आएगा। अब दो पे आप जो है कि ध्यान देंगे तो परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन हुआ है वो 1882 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और इसके बाद कंकाल है, ये किसका है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक है आगे आप देखेंगे शेखर एक जीवनी, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर आ जाएगा आपका सूरज का सातवां घोड़ा, तो ये है आपका डी नंबर सही होगा। यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा बाद में आता है, शेखर जीवनी पहले आता है, ये आगे का है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का काला अनुक्रम सही क्रम बताइए। कौन से लेखक पहले आए और कौन सी उनकी रचना रही। ये प्रश्न भी और टफ माना जाता है यूजीसी नेट के खासकर परीक्षा में। देखिए सबसे पहले आएंगे, जैसे पहले बताया, पहला ही प्रश्न मिला था तासी का, गारसादा तासी। और तासी की जो रचना है ध्यान दीजिए वो है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, इंटरव्यू में लिखवा देते हैं। यह तासी की रचना है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज, ठीक। शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन हुआ है 1883 ईस्वी में। कब हुआ है 1883 में। और इसका ऊपर वाले का प्रकाशन जो हुआ है वो इसका एक 39 में हुआ है 1839, और दूसरा 1847 में हुआ है, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर पर पाएगा मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधुओं में इसका टोटल क्या है, इसका जो है कि ये 4 भागों में, कितने भागों में है 4 भागों में है इनके। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र का मतलब होता है मिश्र थे, बंधु मतलब भाई थे। ये कितने भाई थे, तो ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब इसको याद कर लीजिए, आर यस यस जो है कि जी देख रहे हैं, श्याम सुखदेव, एक मिनट जी देखिए, एक मिनट, इनका जो ट्रिक है तो है जी यस यस, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है। तो ये रहे, ये जो है मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। इनके 3 बंधु हैं, ये भाई पूछे जाते हैं। एक जो है कि दूसरा दे देगा, इसी में घुसा देता है कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इन्हीं को आपको ध्यान देना है। श्याम शिव रहेंगे, ठीक है, सुखदेव रहेंगे, श्याम रहेंगे, गणेश रहेंगे। अब रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले जो इसकी भूमिका थी तो हिंदी शब्द सागर के नाम से हुई थी। फिर 1929 ईस्वी में इसका जो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास परिवर्धित करके इसको प्रकाशित किया। यह शुक्ल की रचना है, तो ये होगा डी नंबर। आगे चलेंगे, देखिए कालक्रम की दृष्टि ने निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो नाटक है उनके अनुक्रम आपको बताने हैं। और ये सब प्रश्न थोड़ा सा टफ होते हैं, जब तक आप बहुत अच्छे से गहन अध्ययन नहीं करेंगे ना, थोड़ी आपको ये सब प्रश्न परेशान करेंगे। और ये आपको ऐसे प्रश्न आपको यूजीसी ने 2023 तक करवाया है। अगर यहीं से आप रटते चले एक एक प्रश्न पत्र को तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए सबसे पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन, ऐसे दिया है, पैरों तले जमीन, आधे अधूरे नाटक, ये सारा वही है, बस 2-3 बार रिपीट किया है, 4 बार। देखिए आषाढ़ का एक दिन,
ये मोहन राकेश का नाटक है 1958 ईस्वी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लहरों का राजहंस 1963 में है। और आप देखेंगे आधे अधूरे 1969 में है, जिसमें ये आधे अधूरे वर्तमान युग में जैसे लगता है लेखक आज के युग में लिखा हुआ है। एक पुरुष 4 रूप बदल कर आता है, सावित्री होती है इनके पास, किन्नी बिन्नी अशोक, बहुत सारे पात्र होते हैं और इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। मेरे चैनल पे पूरा आधे अधूरे नाटक अपलोड है। ठीक है, और एक है पैर तले जमीन, यह इनका अधूरा नाटक है, पूरा नहीं हुआ है। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मिनट। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानी का अनुक्रम बताइए। सबसे पहले देखेंगे आएगा बुद्धू का कांटा। कौन सा आएगा? बुद्धू का कांटा। इसके बाद आएगा पूस की रात, फिर आएगा पत्नी, ये आएगा परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा का है, पत्नी जैनेन्द्र का है। ठीक है, और ये पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी का है, और ये बुद्धू का कांटा जो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जिसने उसने कहा था। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो हिंदी जगत में, ये 3 कहानियाँ लिखे और हिंदी जगत कहानी विभाग में ये अपने को अमिट छाप दे देगी। इसकी प्रकृति का जो, इनके प्रसिद्धि का जो कारण बना वो यही बना कि उसने कहा था। भारत विभाजन पे है, देश की आज़ादी पे लिखी हुई कहानी। तो बुद्धू का कांटा का जो प्रकाशन हुआ है 1914 ईस्वी में है। कब हुआ है? 1914 में, पूस की रात 1930 में। ये भी चैनल पे अपलोड है, पूरी कहानी पढ़िए। पत्नी जैनेन्द्र का है और परिंदे 1960 में। ठीक है, तो इसका जो है बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का अनुक्रम बताइए। आत्मकथा, तो आपने देखा होगा हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथा, जो किसकी है? तो ये है बनारसी दास जैन की। और ये उस समय जब ये लिख रहे थे तो एक साधारण आदमी की उम्र 110 साल मानी जाती। जब ये 55 साल के हो गए, 50-50 के, तो इन्होंने अपनी अर्धकथा लिखी। ठीक है, और उसके 4 साल बाद ये मर गए। तो इनकी ये कथा अर्धकथा नहीं, पूरी कथा मानी जाती है हिंदी जगत में। देखिए, और एक है अपनी खबर, ये उग्र जी की है। उग्र जी का पूरा नाम, हमने अधूरा नाम लिया है, पूरा नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है। आज के अतीत, आज के अतीत किसका है? तो आज के अतीत जो है भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का आज के अतीत। आप देखेंगे आप, तो सबसे पहले आएगा अर्धकथानक, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन जी का। ठीक है, इसके बाद आपका अतीत जो है कि आज के अतीत, ये भीष्म साहनी का क्या है? तो ये है इनका, आपने देखा जो है कि आत्मकथा है। ठीक है, तो बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, देखिए 32 नंबर का प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आते हैं यूजीसी के परीक्षा में। देखिए, साकेत, कामायनी, लोकायतन, परिप्रवास, चारों ऐसे क्रम से ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, तो यह जो है कि रचना परिप्रवास सबसे पहले आएगी, हरियोध की है। किसकी है? हरियोध जी की। ठीक है, इसमें टोटल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब इतना आपने समझ लिया। आप देखिए परिप्रवास। अब कमानी आ जाएगा। कमानी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1936 ईस्वी में। टोटल 15 सर्ग हैं, सर्गों को याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें इन्हें क्या मिला था? मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था, जो है कि कमायनी जयशंकर प्रसाद के को मिला था कमायनी पर। आप देखिए परिप्रवास हो गया। उसके बाद आ जाएगा साकेत। साकेत का प्रकाशन हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 32 में। और यह किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त को मंगला पारितोषिक मिला था। ठीक है, कमायनी को भी मिला था और साकेत को भी मिला था। अब आ गए लोकायतन। लोकायतन का जो है रचना हुआ है, उसका समय है 1964 ईस्वी। यह पंत की रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी हुई एक महाकाव्य है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। परिप्रवास 1912, साकेत का प्रकाशन 1932, कामायनी 1936, लोकायतन 1964। इनके कवि और इनकी मूल जो विशेषताएं हैं मैंने आपको बता दी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम बताइए। अब प्रवृत्तियों के हिसाब से सबसे पहले देखेंगे आएगा आपका
जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो रीतिकाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अलंकारिकता होता है। इसके बाद रीतिकाल के बाद आएगा जो है कि आधुनिक काल। आधुनिक काल में आएगा भारतेंदु एक द्विवेदी युग। ठीक है, तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, शोषण के विरुद्ध। आप जब अज्ञेय का देखेंगे ना तो प्रयोगवाद, और इसमें प्रगतिवाद में क्षणवाद है। तो ये आ जाएगा सी नंबर, इसका सही होगा। कौन सा सही होगा, सी नंबर। तो अलंकार जो है ये रीतिकाल की विशेषता मान लीजिए आप, द्विवेदी युग की। इसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर के। टोटल 50 प्रश्न है दोस्तों। हो सकता है समय ज़्यादा लगे, लेकिन प्रश्नों को आप समझते चलिएगा। आलोचना पत्रिका के संपादक का सही अनुक्रम कौन सा है। अब आप देख रहे हैं जो कवि हैं उनकी आलोचनाएं जो हैं उसके प्रतिपादन की पुस्तकें आपसे पूछी जा रही हैं। तो ये 34 नंबर के प्रश्न में आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कौन से आलोचक आएंगे, जनक्रम के अनुसार ये आलोचक आएंगे। ठीक है, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप देखिए, पहले सबसे पहले आएंगे नंद दुलारे वाजपेयी, सुदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह जी आएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये भी प्रश्न मजेदार है। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, उसी का जो है कि प्रसादांत, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त और धातुसेन प्रसादांत। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, दुखांत। जयशंकर प्रसाद, राजश्री, कोमा, दुखांत। जयशंकर प्रसाद, धूस्वामी, चाणक्य, दुखांत। ये सुखांत। सुखांत कैसे कहेंगे, क्योंकि चाणक्य इसमें है ही नहीं है धूस्वामिनी में। ठीक है, चंद्रगुप्त का पात्र है चाणक्य, ये चंद्रगुप्त का पात्र है। अब ये प्रश्न आपको हो सकता है परेशान करे, तो ध्यान दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक है, उसका ये पात्र है धातुसेन या प्रसादांत। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है, ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षा में आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, कौन सा युग्म संगत है। साहित्य लहरी, पद्माकर, लोकायतन, निराला, एक कंठ बिस्पाई, वैराग्य संदीपनी। संगत पूछ रहा है, तो देख रहे हैं आप, अभी आपने इन सारे प्रश्नों के बारे में पीछे पढ़ लिया है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। इसमें 118 पद हैं। ठीक है, इसमें 118 पद है, और यह इनकी लघु रचना है, छोटी सी रचना, बहुत बड़ी रचना नहीं है। इसी में जो है कि सूरदास जी बताते हैं कि हम किसके वंशज हैं। ठीक है, आगे अरे लोकायतन है, पंत की रचना है। किसकी रचना है, पंत की। और यह जो है कि उनके महात्मा गांधी के जीवन में 1964 ईस्वी में लिखी गई यह रचना है। जब दुनिया से चले गए महात्मा गांधी, तो उसी की पीड़ा में पंत जी ने लिखा है। ठीक है, ये आगे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक कंठ विस्पाई नागार्जुन का है, तो यह नहीं, एक कंठ विस्पाई जो है यह रचना है दुष्यंत कुमार की। और ये इसमें आपसे संगत पूछा था, तो संगत है वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। जो सिद्धांत दिए हुए हैं, यहाँ से एक प्रश्न तय है, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये एज रिपीट हुआ है प्रश्न। देखिए, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्पत्तिवाद का अभिनव गुप्त, अनुमितिवाद का भट्ट नायक, अभिव्यक्तिवाद का भट्ट लोलट, भुक्तिवाद का भुक्ति कौन भोगता है, तो नायक भोगता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आप मिलाइए। 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए, उत्पत्तिवाद किसका है, तो लोल्लट का है, 3 नंबर। अनुमितिवाद किसका है, तो अनुमितिवाद है शंकुक का। इसी को आपको थोड़ा सा ध्यान देके याद करना होगा। तो ये 5वां शंकुक का है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। किसका है, तो अभी ये भी तो मिला लेंगे आप, अभिनव गुप्त का है। और भुक्तिवाद भट्ट नायक का है। किसका है, भट्ट नायक का। तो डी में दूसरा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डी में दूसरा, इसका सी सही होगा, ए का तीसरा और बी का 5वां और सी का पहला, और ये सी नंबर सही होगा। इसको आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। देखिए, इन रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, खुमान रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, अब्दुल रहमान, बिसल देव रासो, दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल, और एक आती है परमाल रासो जगनिक का है। ये परमाल रासो जगनिक का है, मतलब 5 नंबर पे ये आ गया। तो बी का 5वां, यहाँ पे देख रहे हैं बी में 5वां एक जगह दिया है। सीधा सा आप फटाका उत्तर आपने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम में तो बैठे ही नहीं है,
तो हमें परीक्षा में जल्दी करना, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में मैनेजमेंट, समय मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। देखिए अब आप देखने का प्रयास कीजिए कि ए का तीसरा हो गया, कौन सा हो गया, तो खुमान रासो, ये बी का पांचवा हो गया, तो बी का पांचवा ये हो गया, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा है दलपत विजय, ऐसे मिलाइए। और देखेंगे परमाल रासो जगनिक की है 5 नंबर, बीसल देव रासो किसका है, तो बीसल देव रासो नरपति नाल का है, और पृथ्वीराज रासो है चंद बरदाई का। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न थोड़ा सा समझ के करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये यूजीसी के प्रश्न हैं, ठीक है। आप देखिए सुमेलित कीजिए, सुमेलित वाला प्रश्न फिर आया है। ज़्यादातर प्रश्न कुछ ऐसे ही आते हैं। देखिए राजश्री किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है 3 नंबर। यम गाथा, तो यम गाथा आप देखेंगे तो यम गाथा किसका है, तो दूधनाथ सिंह का है, किसका है, दूधनाथ सिंह का है यम गाथा, मतलब 5वां। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण का है, किसका है, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण 2 नंबर। और साच कहूँ तो, साच कहूँ ये नीना गुप्ता की रचना है, 1914 में प्रकाशित हुई है, इनकी आत्मकथा है, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए। तीसरा पांचवा 3 3 5 2, ध्यान दीजिए। देखिए 3 यहाँ पे है, 5 2, देख रहे हैं, तो ये डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा, तो डी नंबर सही होगा, तीसरा पांचवा। और आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न आ गया है जो है पंक्ति से, और उनकी पंक्ति उनको मिले सुमेलित करना है, लेखक की पंक्ति लेखक से। देखिए बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये मीराबाई की पंक्ति है, किसकी है, तो मीरा जी की है 5 नंबर। प्रभु जी मोरे अवगुण चितन धरो, अब लो लसानी अब न सही हो, अब्बल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, तो ऐसे पंक्ति पढ़ने से किसकी लग रही है, तो ये आप बताएंगे जल्दी जल्दी। बसो मेरे नैनल में नंद, और ये प्रभु जी मोरे अवगुण चित को, तो तुलसीदास की है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 नंबर, 5 4 5। और ये देखिए अब न सही हो, ये किसकी पंक्ति है, सी नंबर में। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए का 5वां है, तो यहाँ पे तीसरा ये हो गया, ठीक है। ऐसे आप प्रश्न को मिला लीजिएगा और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत समय हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्प प्राण और घोष ध्वनियाँ, ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न है और परीक्षा में हर बार आता है, इन्हें आप ध्यान से करिए। देखिए स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो स्वर कौन सा है, तो यहाँ पे स्वर कौन दिखाई दे रहा है, 4 नंबर, ये स्वर है ना। देखिए तालव्य है, त से कौन सी शब्द बोला जा रहा है, तो ये त प ट, देख रहे हैं कैसे मिला हुआ है। अल्प प्राण ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ, ये देखिए आप देख रहे हैं। आप अब ए में चौथा कहाँ पे है, तो ए में यहाँ पे चौथा दिया हुआ है, ठीक है, ए में चौथा, तो ऐसे ही आप एग्जाम में भी मिलाइएगा। अब देखिए तालव्य, तालु से कौन से वर्ड बोले जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए क्योंकि सब मिले हुए हैं ना, तो ये देख रहे हैं आप बी, तो बी का 5वां होगा कौन, ये पे देखिए तालव्य कौन सा है, 5वां हो गया। अब आप देखिए और सी का हो गया तीसरा। अल्प ध्वनियाँ देखिए पहले ना अल्प प्राण महाप्राण होता है, अल्प मतलब छोटा, तो क छोटा है, त प ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। और घोष देखिए डी का घोष, और घोष वर्ण ये हैं, तो ये सही हो गया, डी नंबर। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हाँ ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं ये, तो इनको आप ध्यान दीजिए। देखिए क्रोचे का कौन सा है, सबसे पहले देखेंगे जो आपको ऐसे प्रश्न में जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हो उन्हें सबसे पहले आप मिलान कीजिए। जैसे इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, इलियट का मुझे पता है, तो हम इसको भाई काट दिए, इसको भी, अब 2 में फंसा हुआ है ना। अब देखिए अब आप देखेंगे तो कालरीज का क्या है, कालरीज का है कल्पनावाद, मतलब सी का दूसरा, तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे कट गया, ये बच गया, ये कट गया, सी का दूसरा, तो ये बी नंबर सही हो गया। ऐसे ही प्रश्न में जब आपको आता रहेगा 1 2 तो आप तुरंत मिला लेंगे। अब देखिए क्रोचे का क्या है, तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, तो ये भी देख रहे हैं आप, ए हो गया। आप देखेंगे आइए रिचर्ड का क्या है, तो आइए रिचर्ड का आपने मिला ही लिया है। आइए रिचर्ड का क्या है, तो आइए रिचर्ड का है जो है कि संप्रेषण का सिद्धांत। ऐसे ही प्रश्न आप एग्जाम में कीजिएगा। आप देखेंगे 43 नंबर के प्रश्न को,
43 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देखिए इनमें से कौन सा उदाहरण रचनाकार और रचनाकार के संबंध संगत है। संत हृदय नवनीत समाना किसका कथन है, तो यह सूरदास का कथन है। प्रश्न को पूरा लेते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए संत हृदय नवनीत समाना ये हो गया 5 नंबर, सबसे पहले 5 नंबर यहाँ आ गया है। ठीक है, काहे रे नलिनी तू को मिलाने, यह कबीर का है। किसका है, तो यह कबीर दास जी का है। काहे रे नलिनी तू को मिलाने। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है 43 नंबर का प्रश्न। ठीक, संत हृदय नवनीत समाना ये 3 नंबर का है, मैंने इसे 5 कर दिया। ध्यान दीजिए, तीसरा होगा यहाँ पे, देखिए संत हृदय नवनीत समाना तुलसी का है। ठीक है, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती। काहे रे ननली तू को मिलानी, यह किसका है, कबीर दास जी का है। ठीक है, आप देखिए मेरी भवबाधा हरो राधा नागर से बहुत बिहारी की प्रसिद्ध पंक्ति है। 2 नंबर डी का दूसरा यहाँ पे आ गया। आप देखिए अमी हलाहल मद भरे, ये रसलीन की है। किसकी है, 1 नंबर रसलीन की, तो ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट, जैसे हमने आज गलती किया आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। जैसे ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, और सबसे पहले हमें आती है अवधी, तो अवधी को मिला लेते हैं। अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में, कहाँ पे, तो डी नंबर में दूसरा। देखिए हम प्रश्न को कर लिए यहाँ पे 2 नंबर। अब ऐसे भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, दरभंगा में। कहाँ पे, मैथिली दरभंगा में बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैथिली सी में देख रहे हैं, ये मैथिली दरभंगा बिहार में बोली जाती है, क्योंकि विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाते थे ना। अब ध्यान दीजिए, अब भोजपुरी कहाँ बोली जाएगी, छपरा 1 नंबर भोजपुरी, बी में पहला छपरा में। और ब्रजभाषा कहाँ बोली जाएगी, तो ब्रजभाषा बोली जाएगी अलीगढ़, बदायूं, बरेली। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कुछ का जो है कि रचना है, रचनाकार को मिलाना है। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, आप देखिए ये थोड़ा सा आप इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, मतिराम की हमको सबसे पहले जो रचना आएगी उसी को मिलाएंगे। मतिराम का है ललित ललाम, मतलब बी में 5वां, तो बी में 5वां यहाँ पे निकल गया ना। अब देखो भिखारी दास की कौन सी रचना है, तो मतिराम की हो गई ललित ललाम। और इनका देखेंगे आप केसों का कवि कुल कल्पत्रु हो गया, केसों का कवि कुल पत्रु तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए डी में आपने मिलाया है बी का 5वां, तो चिंतामणि का क्या होगा, तो चिंतामणि की रचना होगी कल। यहाँ पे देखिए जो है कि यहाँ पे देखेंगे केसों का कवि कल्पत्रु, और भिखारी दास का है काव्य निर्णय। ये मिनट, भिखारी दास का काव्य निर्णय हो गया डी में, डी का दूसरा, तो ये देख रहे हैं ये। और आप देखें सी में, तो केसों का है नक्सिक वर्णन, लेकिन ये केसों की रचना नहीं है, यहाँ पे हम इसे नहीं लगाएंगे। चिंतामणि की आपने लगा लिया है, चिंतामणि हमें तीसरा है। चिंतामणि का कवि कल्पत्रु, ये चिंतामणि की रचना, केसों की रचना इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये डी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम एक जो है कि पैसेज, जिसमें देखेंगे 46 से 50 तक के प्रश्न होंगे, टोटल 5 प्रश्न। और ये पूछा जाए कि यह पैसेज कहाँ से लिया गया, तो हम बता सकते हैं कविता क्या है निबंध से, और यह जो है कि बहुत प्रसिद्ध रचना है। और कविता क्या है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है, और वहीं से यह पंक्ति उठाई गई है। कविता विश्व का अंतरतम संगीत है, उसके आनंद का रोम हास है, उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भाव का अंतस्थ हत स्पंदन अधिक गंभीर, परिपुष्ट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी संगति अधिक जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण होती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है, जो कार्यभाव भाव जगत में कल्पना करती है, वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्न है। यदि किसी भाषा के छंदों में भारती के प्राणों में शक्ति का तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसकी संगति को उनकी उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विष दाकाश न मिलता हो, वह पिंजरबद्ध कीर की तरह, कीर मतलब होता है सुग्गा, ठीक है, मतलब तोता, ध्यान दीजिए, की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो उड़ने की चेष्टा में छटपटाकर गिर पड़ता हो, तो उस भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या है।
प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और भी ऊंची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से द्वीप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता जाता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ। कविता में भाव के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा का संगीत भी पूर्ण परिपुष्टित होना चाहिए। सभी दोनों में संतुलन रह सकता है। एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप मेरे समय ले रहे हैं। इस जो है कि सबसे पहले जब ये आप करते हैं पैसेज को, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा, 2-3 बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसके बाद इसके पैसेज को पढ़िए। जब आप प्रश्न को पढ़े रहेंगे ना, तो वहाँ पे एग्जैक्ट लाइन आएगी तो आप क्लियर कर पाएंगे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा गया था, ऐसा कुछ। ऐसे करके अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो आप सबसे पहले 5 प्रश्न को नोट कर लीजिए, आपके पास एक पेपर पेन मिलता है, उसके बाद पैसेज पे जाइए, पैसेज क्या कह रहा है ना। इससे आप ये प्रश्न आपके सामने होते हैं, ये प्रश्न अगर आप कर लिए तो परीक्षा में आप पक्का सफल हो जाएंगे, है ना, खासकर यूजीसी के। ध्यान दीजिए। अब देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न। कविता का राग छंद से तृप्त होता है, यह कथन है। कथन देख रहे हैं, पूछा जा रहा है कैसे। यह कथन भ्रामक है, यह कथन गलत है, यह कथन सही है, यह कथन अस्पष्ट है। तो यह कथन सही है। अब देखिए यह कथन क्या है, सही है। कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन है, उचित है, उसका निषेध करना चाहिए, अनुचित है, उससे बचना चाहिए। तो 47 नंबर के प्रश्न में उसका निषेध करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बंधन में बंधे ही रहें। राग और कल्पना में क्या अंतर है? परस्पर अभिन्न है, परस्पर पूरक है, परस्पर विपरीत है, परस्पर समानार्थी है। 48 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिए, यह परस्पर क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। बी नंबर। छंद के इंगित से कविता राग है, कविता का राग है बाधित होता है, कुंठित होता है, स्पष्ट होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो ये क्या होता है? स्पष्ट होता है। भाषा का संगीत किसका उपकारक है? कल्पना का, भाव की संगीत का, छंद का, सूक्ष्म दृष्टि का। तो ये किसका? छंद का। तो आज के रहे दोस्तों ये 50 प्रश्न। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसकी हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे यूजीसी नेट के पुराने पेपर के नाम से। आप इनको क्रम से हल कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को भी साझा कीजिएगा। चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में साझा कीजिएगा प्लीज़। एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।